तो हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हम वीडियो में देखिए आपका जो ज्योग्राफी का पेपर है सेट 1 उसका हम सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। ये ज्योग्राफी का पेपर है आपका क्लास 11th का और सेट 1 है ये आपका, ठीक है, टर्म 2 परीक्षा का। ठीक है, वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें ताकि पूरे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करें। तो चलिए हम लोग सीधे सॉल्यूशन पर चलते हैं। और ये वाला सारी चीज़ें आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोग ये वाला परीक्षा में गलती करके नहीं आइएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि 19 प्रश्न है टोटल, जिसमें से 1 से 7 तक अति लघु है, सभी 1 अंक वाले हैं। इनमें से किन्हीं 5 का उत्तर देना है। दूसरा में देखिए 8 से 14 तक 7 प्रश्न, फिर 5 ही क्वेश्चन बनाने हैं, 3-3 नंबर के हैं सभी। ठीक है, और 15 से 19 तक में से किन्हीं 3 को बनाना है 5 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे सबका सॉल्यूशन करवा ही देते हैं ताकि आप लोग देख लीजिए किन्हीं 5 का बनाइएगा एग्जाम में। अरब सागर में गिरने वाली किन्हीं 2 नदियों का नाम आपको लिखना है। तो देखिए ताप्ती, नर्मदा नदी, साबरमती, मांडवी नदी, इनमें से कोई भी आप 2 नदी का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन है? तो राजस्थान है, याद रखिए। और जनसंख्या की दृष्टि से आप लोग को पता होना चाहिए, जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से कौन है? उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, और सबसे छोटा कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है गोवा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें एक बार। आगे देखिए अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? तो अपवाह तंत्र कहते हैं, देखिए जब कोई मुख्य नदी अपने सहायक नदियों के साथ उस क्षेत्र विशेष के वर्षा जल को लेकर प्रवाहित होते हुए सागर में मिल जाती है, उस पूरे क्षेत्र को उस नदी का अपवाह तंत्र या अपवाह द्रोणी कहते हैं। देखिए जब कोई मुख्य नदी ऐसे बहती है और साथ में जो इसके ऐसे करके जो इसके सहायक नदी इसमें मिले हुए हैं, ठीक है, उस क्षेत्र विशेष के वर्षा जल को लेकर प्रभावित हुए सागर में मिल जाती है। देखिए क्या बोल रहा है कि जब कोई मुख्य नदी अपने सहायक नदियों के साथ उस क्षेत्र विशेष के वर्षा जल को लेकर प्रवाहित होते हुए सागर में मिल जाती है, तो ये पूरा जो एरिया यहाँ पे घेरा जाता है ना, उस पूरे क्षेत्र को उस नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, और जाके ये सागर में फाइनली मिल जाती है। बांगर क्या है? तो देखिए नदियों द्वारा निर्मित पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। याद रखिए पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, इतना तो याद रख सकते हैं। आगे देखिए भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को लिखना है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय देखिए विस्तार कैसा है? तो आप लोग को इससे पता होगा कि हम लोग का जो टाइमिंग है इसी से देशांतर से निर्धारित होता है, जो कि हम लोग का टाइम लगभग 3.5 घंटा आगे है ना, ग्रीनविच से। तो देखिए उत्तर भारत की मुख्य भूमि कितना से 8.4 मिनट है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। मतलब हमारा जो इंडिया है उत्तर में स्थित करता है अक्षांश में। आप लोग देखे होंगे ग्लोब ऐसे, तो उत्तर अक्षांश में हम लोग का यहाँ पे देश पड़ता है। और देशांतरीय विस्तार देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर आपका पूर्व में पड़ता है ना, और 97 डिग्री 25 मिनट है ना, पूर्व देशांतर के मध्य है। आगे देखिए सारगेसो सागर क्या है? तो देखिए सारगेसो सागर क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों और 35 से 37 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत स्थिर जल को सारगेसो सागर कहा जाता है। तो ये देखिए याद रखिए उत्तरी अटलांटिक में है। ठीक है, आगे देखिए जल संभर से आप क्या समझते हैं? तो जल संभर उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहाँ वर्षा अथवा पिघलती बर्फ का पानी नदियों, नहरों और नालों से बहकर एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाता है, तो उसे जल संभर कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं जल संभर? तो वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ वर्षा, ठीक है, जो वर्षा का पानी होता है या पिघलता हुआ जो बर्फ का पानी है वो क्या होता है का पानी नदियों, नहरों और नालों से बहकर एक ही स्थान में, मतलब कि एक जगह में जाके जमा हो जाता है गड्ढे में। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे 2/3 पानी से ढकी, यहाँ से 3-3 नंबर वाला प्रश्न शुरू है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है ना। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं? तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान व भूगोल की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों का और उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन हम लोग करते हैं। जैव मंडल से आपका क्या तात्पर्य है? पृथ्वी पर ऐसा परिवेश जहाँ पर जीवन पाए जाने की संभावना हो, ऐसे मंडल को क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं, जहाँ पे जीवन पाए जाने की संभावना हो। आगे देखिए नदियों के
किन्हीं 5 महत्व को लिखना है तो देखिए 5 महत्व निम्नलिखित हैं। मछली पालन, पेयजल की आपूर्ति, सभ्यता का विकास, सिंचाई की सुविधा, ठीक है, और एक जल विद्युत का उत्पादन। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करने बोला, ये बीबीआई प्रश्न है, ये आता है एग्जाम में। तो देखिए बांगर क्या है, गंगा के मैदान में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है। निरंतर जलोढ़ के जमने से यह निक्षेप चबूतरा जैसा ऊंचा हो जाता है और बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। यह कम उपजाऊ होती है, यह बाढ़ के मैदान का अभिन्न अंग है, ठीक है, याद रखिएगा, ये कम उपजाऊ है। खादर देखिए, ये नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं, यह अधिक उपजाऊ होती है। बाढ़ के समय नदी का पानी सारे क्षेत्र में फैल जाता है और नई जलोढ़ की परत जम जाती है, ठीक है, ज़मीन पर। यह बाढ़ के मैदान का अभिन्न अंग है। आगे देखिए समुद्री जल की लवणता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए वर्षा का जल हो या महासागरों का, प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले होते हैं। लवणता का शब्द है, लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्रायः प्रति 1000 भाग मतलब प्रतिशत या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो जल में जितना लवण घुला हुआ है लवणता है। बायोम क्या है? तो देखिए बायोम क्या है 14 नंबर प्रश्न में 14th में कि पृथ्वी का वैसा भूभाग जहाँ से समस्त वनस्पतियों एवं जीव जंतु की विशेषताएं प्राय एक समान होती हैं, बायोम कहा जाता है, ठीक है। वैसा भूभाग जहाँ पे समस्त वनस्पतियों एवं जीव जंतु की विशेषताएं क्या होती है? एक जैसी होती हैं। पारिस्थितिकी संतुलन क्या है? इसके असंतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपायों की क्या करना है? चर्चा करना है। तो देखिए पारिस्थितिकी संतुलन पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों, मनुष्य के आपस में प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग के पारिस्थितिकी संतुलन को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके असंतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपाय, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का संरक्षण, जैव विविधता वाले क्षेत्र में प्रतिबंध होना चाहिए। आगे देखिए जीव जंतु पेड़ पौधों के मूल आवास का संरक्षण एवं प्रतिबंध करना चाहिए। वन एवं वन्य जीव संरक्षण के कानून का पालन होना चाहिए। वृक्षारोपण भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिए, 3-3 नंबर वाले। अब देखिए टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ना है हमारे चैनल में, चलिए थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद लेंदी क्वेश्चन में चलेंगे। तो ये देखिए ये हमारे 2 चैनल है बच्चों। सभी वीडियो क्लास ज्वाइन करने के लिए ये 2 चैनल हैं, बोर्ड आभा चैनल है और नव आभा। दोनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बोर्ड आभा नव आभा को। इससे सभी क्लासेस करने में आपको सुविधाएं होंगी। और पिछले साल देखिए 1200 से अधिक बच्चों ने 75% से चैनल से जुड़ के लाया है। तो आप लोग अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो बोर्ड आभा है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बोर्ड आभा को, है ना। अब ये देखिए टेलीग्राम ग्रुप आप लोग के लिए जो एक मेन ग्रुप है, एक 12th वाले ग्रुप है। तो आप लोग अगले साल 12th में ही जाओगे इस साल, तो आप लोग ये वाला ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए कि ये मेन ग्रुप और ये 12th वाला लिंक दोनों ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। सभी वीडियो लिंक और PDF सॉल्यूशन जितने भी है, PDF सॉल्यूशन सभी टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल रहा है। 10th वाला में आप लोग को नहीं जुड़ना है, आप लोग को जुड़ना है मेन ग्रुप में, ये वाला में। देखिए ग्रुप का नाम भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो बहुत सारे बच्चे लिंक से नहीं जुड़ पाते, तो अगर आप लिंक से नहीं जुड़ पाते तो ये जो नाम दिख रहा है ना ग्रुप का, ये ग्रुप का नाम लिख के सर्च कीजिएगा। देखिए दोनों में जो गोल घेर दे रहा हूँ, तो ये दोनों टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। ये टेलीग्राम ग्रुप मतलब टेलीग्राम ऐप आप लोग जरूर ओपन करके ये दोनों ग्रुप जो मैं दिखा रहा हूँ नाम लिख के सर्च करके जुड़ जाइए, ठीक है। और सभी तरह के क्लास नोट्स बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देख ही रहोगे कितने मेहनत से आप लोग के लिए यहाँ पे PDF सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे मुहैया कराया जा रहा है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग 16th नंबर से चल रहे हैं कि भारत के प्रमुख भौतिक विभागों के नाम लिखे, इनमें से किसी एक का विस्तृत वर्णन करें। तो देखिए भारत के प्रमुख भौतिक विभागों के नाम क्या है? हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय मरुभूमि। अब इसमें से देखिए समुद्र तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो हम लोग समुद्र का तटीय मैदान का यहाँ पे आप लोग क्या कर दे रहे हैं, मतलब कि इसकी विवेचना कर रहे हैं, इसी के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए भारत का प्रायद्वीपीय पठार किसी एक के बारे में बोला था, यहाँ पे देखिए प्रश्न पढ़ा कीजिए। किसी एक के बारे में क्या करना है? विस्तृत वर्णन करना है, ठीक है, एक के बारे में। तो हम लोग चलिए समुद्र तटीय मैदान का कर दे रहे हैं। तो देखिए भारत का प्रायद्वीपीय पठार पूर्व और पश्चिम में पतले समुद्रीय तटीय मैदान से घिरा है। पश्चिमी तटीय मैदान एक पतली पट्टी है जो अरब सागर के साथ साथ फैला हुआ है तथा इसके पूर्व में पूर्वी घाट अवस्थित है। वह इस पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग कोंकण या मुंबई से गोवा कहलाता है। मध्यवर्ती भाग कन्नड़ और दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
आगे देखिए मृदा अपरदन क्या है, इसके रोकथाम की आपको उपाय बताना है। तो देखिए मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव ही मृदा अपरदन कहलाता है, आप लोग जानते होंगे। अर्थात मिट्टी का जो ऊपरी परत हटता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति का इससे कम हो जाता है, इसी को मृदा का अपरदन कहते हैं। इसका रोकथाम का उपाय देखिए वृक्षारोपण करेंगे। तो वृक्षारोपण देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पेड़ पौधे अपने मिट्टी को जड़ में पकड़ के रखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ढलानों में भी जो कटाव होता है वो पकड़ के रखेंगे, तो ढलानों में भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अति पशुचारण का नियंत्रण, देखिए पशुओं की बेरकटोक चराई करने से मृदा का अपरदन होता है, क्योंकि वहाँ का जो मिट्टी में पकड़ रहता है छोटे पेड़ पौधों का, वो भी ख़त्म होने लगता है। बांध बनाना चाहिए। वर्षा ऋतु में देखिए नदियों द्वारा बाढ़ आने से आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव हो जाता है। नदियों पर बांध बनाकर पानी को रोककर धीरे धीरे मात्रा में छोड़ा जाए तो बाढ़ की समस्या भी नहीं होती और मृदा अपरदन भी कम हो जाए। ठीक है, आगे देखिए समोच्च रेखीय जुताई, आप लोगों को पता होगा कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जैसे यहाँ पे ढाल है तो यहाँ पे ऐसे जब पानी बहता है इधर नीचे करके, तो जोत ऐसे ऐसे होना चाहिए, है ना, ऐसे ऐसे। तो उसी को क्या बोलते हैं, समोच्च रेखीय जुताई। फिर सीढ़ीनुमा कृषि, है ना, तीर ढाल वाली भूमि पर क्या होना चाहिए, सीढ़ी बनाकर खेती करने से पानी के बहाव को कम किया जाता है, मृदा अपरदन कम होती है। आगे देखिए उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, ये प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए भारत की अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती हैं, इसलिए अधिकांशतः नदियों में सालों भर पानी रहता है। कुछ नदियां पठारी भागों से निकलती है जो गर्मी के दिनों में सूख जाती है। उत्तर भारत की नदियां अधिकांशतः मैदानी भागों में बहती है, जिसके कारण इन नदियों से नहरें निकाली जा सकती हैं। और उत्तर भारत की अधिकांशतः नदियां गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी अरब सागर में और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखिए दक्षिण भारत की नदियां उत्तर भारत की नदियों से भिन्न है। दक्षिण भारत की नदियों में सालों भर पानी नहीं बहता, ठीक है, और ना ही ये नदियाँ समतल भागों में बहती है, इसलिए इन नदियों में ना नावें चलाई जा सकती है और ना ही नहरें निकाली जा सकती हैं। जबकि उत्तर भारत की नदियों की स्थिति ठीक इसके क्या है, विपरीत है। देखिए अभी 18 ही प्रश्न थे। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग को देख सकते होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी इसी तरह के अपडेट के लिए हम लोग चैनल से जुड़े रहिए और जितने भी सब्जेक्ट है सभी का धीरे धीरे यहाँ पर सोल्यूशन करवाया जाएगा। और मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करा करें वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।